सर्वोच्च न्यायालय ने, मैं कंफर्म करता हूँ, 3 अगस्त 2026 को एक बहुत इम्पोर्टेंट बात तय किया चीटिंग के संबंध में और ब्रीच ऑफ ट्रस्ट के संबंध में। हम जानते हैं कि जो छल का अपराध है और जो न्यासभंग का अपराध है, ये संपत्ति के संबंध में एक प्रमुख अपराध माने जाते हैं, दंडनीय बनाए गए हैं, पूर्ववर्ती धारा में भी और नई वाली धारा में भी। और दोनों ही अपराधों के लिए कपटपूर्ण या बेईमानीपूर्ण आशय रिक्वायर्ड होता है। छल का तात्पर्य है कि जब आप किसी भी व्यक्ति का प्रवंचना करते हैं, प्रवंचना करने का मतलब मिसरिप्रेजेंट करते हैं किसी भी बात को, और आपका आशय बेईमानीपूर्ण या कपटपूर्ण होता है और आप उसे उत्प्रेरित करते हैं कोई संपत्ति आपको दे, वो छल का अपराध होता है। बहुत सिंपल मीनिंग है। प्रतिरूपण द्वारा भी छल होता है, यानी कि किसी का रूप धर करके भी आप छल कर सकते हैं। जैसे आप गए किसी दुकान पे और सिविल सेवक का अपने आप को बता करके आपने उधार माल ले लिया, जिसका आशय आपका नहीं था कि आप चुकाएं, तो इससे छल होगा। प्रतिरूपण द्वारा छल भी हो सकता है। इसी तरह अगर नाम रख करके जाते हैं। इसके साथ ही अगर आप किसी भी व्यक्ति पर कोई भी संपत्ति न्यस्त की गई है, इंथ्रस्टेड लिखा है न्यासभंग की परिभाषा में, जिसकी व्याख्या किया कोर्ट ने, भी बताऊंगा आपको, और उस संपत्ति का आप बेईमानी से दुर्विनियोग कर लेते हैं तो न्यासभंग हो जाता है। जैसे आपने अपनी संपत्ति मुझे न्यस्त कर दिया, मेरे प्राधिकार में दे दिया कि भाई आप इसे रखे रहिए, मैं आऊँगा तो वापस ले लूँगा, और मैंने उसे यूज़ कर लिया या उसे विक्रय कर दिया, तो मैं न्यासभंग का अपराध करता हूँ। ये भी दंडनीय है। ये जो डिसीजन है, इसमें जो सबसे बढ़िया बात है, कोर्ट ने फिर से दोहराया ये बात कि जब भी हम ये दोनों अपराध देखते हैं या ये दोनों अपराध के लिए किसी को दायित्वहीन बनाना चाहते हैं, तो बेईमानीपूर्ण या कपटपूर्ण या दोनों आशय ट्रांजैक्शन के समय से ही होना चाहिए। यानी शुरुआत में जब से वो संव्यवहार हुआ, जब से उसने एक्ट करना चाहा, तब से होना चाहिए, अन्यथा ये अपराध नहीं बनेगा। और इसलिए केवल ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट अगर है, यानी केवल संविदा भंग है, तो उससे बेईमानीपूर्ण आशय प्रूफ नहीं होता या कपटपूर्ण आशय प्रूफ नहीं होता, और इसलिए हम इस दोनों अपराधों के लिए दंडित नहीं कराए जा सकते। कुल मिलाकर के मामला ये था। मैं आपको संक्षेप में पहले मामला बता देता हूँ। और ये मामला था कि मद्रास हाई कोर्ट के निर्णय के खिलाफ आए थे अपीलांट्स इसमें, और जी स्वामीनाथन एंड अदर्स वर्सेस स्टेट का मामला है, चूँकि क्रिमिनल मैटर था। तो इसमें क्या हुआ कि एक जॉइंट डेवलपमेंट एग्रीमेंट किया गया, ये जो अपीलांट थे इनके बीच में और एक जो डेवलपर था उसके बीच में, यानी ये मालिक थे और डेवलपर था, उसके बीच में हो गया। इन्होंने अपनी ज़मीन दिया और वो डेवलप करता, तो इनको भी फ़ायदा होता, कुछ फ्लैट मिलते, उसको भी फ़ायदा होता। ये चलता रहा, ये मामला चलता रहा। ये एग्रीमेंट हो गया, इसमें एडवांस इन्होंने ले लिया। फिर जब उन्होंने पेपर सबमिट किया तो वहाँ का जो मैं एग्जैक्टली आपको पढ़ के बताता हूँ। देखिए, इसमें रिफंडेबल सिक्योरिटी दी गई 3 करोड़ रुपए की लैंड ओनर्स को कि डेवलप करेंगे प्रोजेक्ट। वो प्रोजेक्ट परंतु फेल कर गया, इसलिए क्योंकि चेन्नई के मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी ने प्लानिंग परमिशन जो दिया था वो रिजेक्ट कर दिया। इस ग्राउंड पर रिजेक्ट किया कि दैट द प्रॉपर्टी फॉर्म पार्ट ऑफ एन अनअप्रूव्ड लेआउट, यानी जो आपने नक्शा दिया है वहाँ पर कि मैं ये करूँगा, वो अप्रूव नहीं है, इसलिए इन्होंने रिजेक्ट कर दिया। जब रिजेक्ट कर दिया तो ठंडे बस्ते में चला गया। ठंडे बस्ते में चला गया तो फिर इन्होंने अपनी बात क्लेम किया और वो बात वहीं पर समाप्त हो गई। और फिर उसके बाद उन्होंने चीटिंग का और न्यासभंग का केस दर्ज कर दिया कि ये जो पैसा आपने लिया है उसका आपने न्यासभंग किया है, इत्यादि इत्यादि बात। जो एफआईआर लॉन्च हुई उसमें सेक्शन 406 था, 420 था, रेड विथ सेक्शन 109 एंड 34 आईपीसी। तो हमको एक बहुत रिलेवेंट बात पता लगती है, अगर जब आप जजमेंट राइटिंग
करते हैं एमपी और छत्तीसगढ़ के एग्जामिनेशंस के लिए, तो आपको हमेशा ये दिक्कत रहती है कि दुष्प्रेरण और सामान्य आशय के सिद्धांत का एक साथ ज्वाइंट चार्ज कर सकते हैं कि नहीं। देखिए इसका बहुत अच्छा उदाहरण है, आप कर सकते हैं, यू मे ज्वाइन दैट चार्जेस। तो कोर्ट ने इसमें जब ऑब्जर्व किया, तो मैं एग्जैक्ट पैरा आपको पढ़ के बताना चाहता हूँ। कोर्ट सेड दैट it cannot be said that the accused at the time of entering into agreement had a fraudulent and dishonest intention to induce the complainant to part with the refundable security deposit in as much as both parties pursuant to the execution of development agreement acted with the intention of performing their respective contractual obligation, the court observed। तो ये बात इन्होंने कहा कि ये जो हमारा पैसा लिए थे इनका शुरू से इंटेंशन था, लेकिन कोर्ट ने उसे नहीं माना क्योंकि वो एक्चुअली प्रोजेक्ट फेल हुआ था और बाद में वो पैसा इनको वापस किया गया। ये एक बहुत अच्छा जजमेंट है। पहले आप इसका साइटेशन नोट कीजिए। आई एम डिनोटिंग दिस साइटेशन ऑन योर स्क्रीन, और ये है जी स्वामीनाथन, मैं बोल भी रहा हूँ, आप इसे नोट भी कर सकते हैं। जी स्वामीनाथन एवं अन्य वर्सेस राज्य, और ये जजमेंट है 3 अगस्त 2026 सुप्रीम कोर्ट, और बेंचेस हैं, सेलिब्रेटेड जज हैं बीवी नागरत्नम्मा और जस्टिस उज्ज्वल भुइयां। जस्टिस उज्ज्वल भुइयां काफ़ी चर्चा में रहे हैं और इनके कई जजमेंट को मैंने आपको कोट किया है, और ये मेरे फेवरेट जजेस में थे। लेकिन अभी 2-3 दिन पहले जस्टिस भुइयां ने एक लेक्चर देते समय कोलिजियम सिस्टम की काफ़ी मुखर आलोचना की है, जो मेरे हिसाब से, मैं बहुत सम्मान के साथ ये बात कहना चाहता हूँ, उचित नहीं है, क्योंकि सिटिंग जज होते हुए, उसी सिस्टम का पार्ट होते हुए ओपनली इस बात को क्रिटिसाइज़ करना, वो उसकी गरिमा और उसके इंटरनल डिसिप्लिन को क्षति पहुंचाता है। लेकिन फिर भी आप इसे नोट कर लीजिए, और मैं आपको एक लाइन में इसका रेशियो रिपीट कर देता हूं। इस मामले में कोर्ट ने ये तय किया कि अगर कोई संविदा का भंग किया जाता है, किसी भी वजह से भंग होता है, चाहे एक्सटर्नल फैक्टर की वजह से, चाहे किसी भी पक्षकार की अपनी गलती से, तो सिर्फ इसी वजह से ये नहीं माना जाएगा कि उनका बेईमानीपूर्ण आशय था या कपटपूर्ण आशय था, और इसलिए चीटिंग यानी छल और या ब्रीच ऑफ ट्रस्ट का चार्ज उनके खिलाफ नहीं लगाया जा सकता। ये एक अच्छा जजमेंट है जिसे आपको जानना चाहिए।